हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी। ठीक है, उसमें हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास का चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, और उसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं और यह है पार्ट 2। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको कंप्लीट कर रहे हैं जो एक चैप्टर से एग्जाम में हमारे आ सकते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। यूरोप में कुलीन वर्ग की विशेषता को लिखिए। सबसे पहले यूरोप में कुलीन वर्ग, ये इसका आंसर है आपके सामने। यूरोप में कई सारे वर्ग थे, उसमें से एक वर्ग था कुलीन वर्ग। अब कुलीन वर्ग की क्या क्या विशेषता थी, इसके कई टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे कर लोगे तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस के आंसर यही हो जाते हैं आपके। ठीक है, यूरोप में कुलीन वर्ग, उनकी क्या क्या खासियत थी, मतलब उनसे रिलेटेड बस आपको बातें ही तो बतानी है। तो पहली उनकी विशेषता क्या थी कि जीवन जीने का समान शैली, यानी कि उनके जीवन जीने की जो शैली थी वो एक जैसी थी, है ना। उन सब में बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती थी, वो कई सारे कामों को एक जैसे तरीके से करते थे। दूसरा पॉइंट भूस्वामित्व। दूसरा पॉइंट क्या, भूस्वामित्व, मतलब उनकी खुद की जमीन होती थी और वो अपने खुद के जमीन के क्या होते थे, मालिक होते थे। ठीक है, कई सारे किसान होते हैं जो भूमिहीन होते हैं। भूस्वामित्व, भू मतलब जमीन और स्वामित्व मतलब उसके मालिक, मतलब कुलीन वर्ग में जितने भी लोग होते थे उनके पास खुद की अपनी जमीन होती थी। नेक्स्ट टॉपिक, कूटनीतिक भाषा। उनकी खुद की एक कूटनीतिक भाषा होती थी। अब कहोगे कूटनीतिक भाषा क्या होती है, तो कूटनीतिक भाषा का मतलब ऐसी भाषा जो आसानी से किसी को आप कोई बात समझा सको, वो होती है आपकी कूटनीतिक भाषा। और वो इन सब चीज़ों में क्या होते थे, बहुत अच्छे होते थे और वो अपनी बात बहुत ही आसान तरीके से कन्वे कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपस में वैवाहिक संबंध। जो कुलीन वर्ग होते थे उन लोगों में आपस में कैसा संबंध होता था, वैवाहिक संबंध होता था। ठीक है, उनमें विवाह होते थे आपस में ही। अगला है उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग। ठीक है, अब उसमें भी क्या होते थे, कुछ उच्च वर्ग के लोग होते थे और कुछ क्या होते थे, नीचे वर्ग के लोग होते थे। जो उच्च वर्ग के लोग होते थे कुलीन में, उनमें फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये हमने जाना कि कुलीन वर्ग के लोगों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हें भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7वां। यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे, यानी कि यूरोप के जो उदारवादी लोग थे वो किस चीज़ों को समर्थन करते थे। तो किस किस चीज़ों को समर्थन करते थे, राजनैतिक, सामाजिक, इन चीज़ों को आपको बताना है। तो किन किन चीज़ों को समर्थन करते थे, ये रही उसकी लिस्ट। सबसे पहले कानून के समक्ष समानता। वो ये चाहते थे कि कानून के समक्ष, यानी कि कानून के सामने सारे लोग एक जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मंत्री है तो उसकी अलग लिए कानून होगा और कोई गरीब है तो उसके लिए अलग कानून होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे यूरोप के उदारवादी लोग मानते थे और वो कहते थे कि सबके लिए कानून क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जो कि आज हमारे देश में भी है। सबके लिए क्या है, इक्वल राइट है हमारे देश में और इक्वल कानून भी है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या देश का कोई बच्चा। अगला है वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। वो किस चीज़ के पक्ष में नहीं थे कि भैया वयस्क को, यानी कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें मत अधिकार नहीं देना चाहिए, उन्हें वोटिंग पावर नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट, बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य द्वारा वस्तुएं पूंजियों के प्रवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने का पक्षधर, है ना। यानी कि पक्षधर मतलब वो उसके पक्ष में थे। ठीक है, तो राज्य जो है वहाँ पे कई सारे सामान आते हैं और कई सारे सामान जाते हैं बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए, तो उसके ऊपर कई सारी पाबंदियाँ लगा रखी थी सरकार ने, है ना। जो गवर्नमेंट है, जो भी वहाँ के दिल्ली वो है, उन्होंने क्या की थी, कई सारी पाबंदियाँ लगा रखी थी। तो ये चाहते थे कि उन पाबंदियों को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि भैया महिलाओं की क्या भूमिका थी। और आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कोई डाउट है आपको, तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट यानी कि रोशन गुप्ता 1804 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट है करियर से रिलेटेड, या पढ़ने में मन नहीं लगता, या फिर क्या डाउट आ रहा है, कौन सी बुक लेनी चाहिए, क्या कैसी, सारी डाउट आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर लीजिए, मैं आपसे वहाँ पे आपसे बात कर सकता हूँ। ठीक है, और साथ ही अगर आपको नोट चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे एक पेज है स्टडी विद रोशन गुप्ता के नाम से। क्वेश्चन नंबर 8, महिलाओं का क्या, मतलब महिलाओं ने कैसे कैसे संघर्ष किए, उनकी क्या क्या भूमिका थी। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से सुनना जरा। देखिए, स्वयं को राजनीतिक संगठन बनाना, उन्होंने क्या किया कि एक महिला के लिए भी एक राजनीतिक संगठन बना लिया, जिससे क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि यूरोप को आज़ाद, यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि यूरोप में आज़ादी कैसे हुई, लोग गुलाम से आज़ाद कैसे हुए, ये राष्ट्रवाद है। ठीक है, अब इसमें महिलाओं का क्या क्या भूमिका थी, तो पहली भूमिका ये थी कि उन्होंने खुद के राजनीतिक संगठन बना लिए। दूसरी भूमिका समाचार पत्रों का प्रकाशन,
जहाँ भी समाचार पत्र आपको नहीं पता हो, अगर पता है तो समाचार पत्र यानी कि प्रकाशन या कोई भी चीज़ जो पढ़ने के लिए जो पब्लिश की जाती है, ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों तक न्यूज़ पहुंचाती है और लोगों को एक्टिव करती है कि हमें ऐसा करना है। तो उन्होंने क्या किया कि समाचार पत्र और प्रकाशन में वो लोग काम करते थे। ठीक है। मताधिकार प्राप्त हेतु संघर्ष, महिलाओं को, आपको पता है कि पहले से महिलाओं को मताधिकार की पावर नहीं थी, मतलब ऐसा कहा जाता था कि भैया आप महिला हो तो आप वोट नहीं दे सकते। तो उन्होंने इसके खिलाफ भी संघर्ष किया, कहा कि भैया सब इक्वल हैं तो हमें भी वोट देने का राइट होना चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। जितने भी प्रदर्शन होते थे, रैलियां निकलती थी, बैठक होते थे, उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये थे महिलाओं के कुछ इंपॉर्टेंट रोल जो कि राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर की क्या कारण थे। 19वीं सदी का मतलब 1800 से लेकर 1900, 19वीं सदी मतलब उससे 100 साल पीछे का लेते हैं। तो 1800 से 1900 के बीच में राष्ट्रवाद की लहर आई यूरोप में। इसके क्या कारण थे? ठीक है, तो पहला कारण जनता पर अत्याचार। जनता पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया। पहला टॉपिक क्या? जनता पर अत्याचार। जनता पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया, जिससे जनता में आक्रोश आ गया कि नहीं, अब हमें आज़ाद होना है, अब हम आपकी गुलामी नहीं सहेंगे। ठीक है, जब तक प्यार से रख रहे थे तब तक तो ठीक है, हम रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अत्याचार होने लगे तो उन्होंने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब हमें आज़ादी चाहिए। दूसरा निरंकुश शासन व्यवस्था। अब अत्याचार कर रहा था तो कौन कर रहा था? जो निरंकुश शासन व्यवस्था थी। लास्ट क्लास में भी आपको बताया था निरंकुश शासन क्या होता है। जहां राजा अपनी मर्जी से कुछ भी कर देता है उसे निरंकुश शासन कहा जाता है। वो किसी की नहीं सुनता, जो मन में आए वो कर देता है, उसे निरंकुश शासन कहा जाता है। तो इसको हटाने के लिए उन लोगों ने कोशिशें की। उदारवादी विचारों का प्रसार, और लोगों में उदारवादी विचार, मैंने कहा था ना, जो पेपर होते हैं, जो आपके समाचार पत्र होते हैं, ठीक है, इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इससे लोगों को समझाया जाता है कि आप ऐसी सोच रखिए, आप ऐसे काम कीजिए। तो जो उदारवादी थिंकिंग थी वो लोगों तक पहुंची और लोगों ने कहा नहीं, अब हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा, हर जगह नारा लगने लगा कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, और बंधुत्व मतलब एकता होने लगी उन लोगों में। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षित मध्यवर्ग की भूमिका। जो मध्य वर्ग में शिक्षित लोग थे, आपको पता है भैया शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही लोग शिक्षित हो जाते हैं वो गुलामी नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसी तो इससे क्या हुआ, जितने भी शिक्षित लोग थे, जितने भी एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, और एक लहर दौड़ी यूरोप में और राष्ट्रवाद का उदय हो गया। सारे लोग आज़ाद हो गए और अपनी मन मर्जी से जो भी करें। मन मर्जी का ये नहीं किसी का कत्ल कर दोगे, मन मर्जी का मतलब कि सब पे अपने इक्वल राइट आ गए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इटली में एकीकरण में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। अब इटली में एकीकरण हुआ, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उसके बारे में जानते हैं। राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास, यानी कि जो राजनीतिक विखंडन है, ठीक है, क्या क्या दिक्कत, यानी कि इटली को मिलने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम को देखना है। तो पहली प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि राजनीतिक तौर पे जितनी भी पार्टियां होती थी वो बार बार विखंडित हो जाती थी, बार बार टूट जाती थी। पहला रीजन ये। दूसरा, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य, यानी कि जो विदेश से शक्तियां थी, जो बाहर के लोग थे, उनका बहुत ज़्यादा आधिपत्य था, उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ थी, इस वजह से उनका एकीकरण नहीं हो पा रहा था। अगला, पोप का शासन। ठीक है, वहाँ पे पोप का शासन यानी कि विदेशियों का शासन था। वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस एक पार्टी है, उनके वजह से भी एकीकरण में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। और अनुदारवादी शासक, और ऐसा शासक था, ठीक है, इसे मैं साइड में रख देता हूँ, ऐसा शासक था जो अनुदारवादी था, मतलब वो किसी की हेल्प नहीं करता था, ठीक है, और अपनी मर्जी से जो मर्जी करता था। तो ऐसे करके भैया 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्चुअल में 10 नहीं 20 क्वेश्चन है। अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ ले तो आप इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 2 पार्ट बने इस चैप्टर के, और इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। होपफुली कुछ थोड़ा बहुत बाहर होगा तो होगा, वरना सब कुछ आपके इसी के अंदर कवर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब बाकी चैप्टर को भी धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में क्या है, रोशनी गुप्ता 2.2 करके एक चैनल ने कमेंट किया होगा, मेरा ही चैनल है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे सारी बुक्स के। आप चैप्टर वाइज वहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके चैप्टर्स आपको खुल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और मैथ की भी ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनी पड़ी है, तो आप जाके हमारे चैनल पे या फिर मैथ्स बाय रोशन गुप्ता सर्च कर लेंगे डायरेक्ट यूट्यूब पे, तो डायरेक्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक चहकते रहिए और पढ़ते रहिए।